हर हफ्ता HMTV के उर्दू खबरनामा में रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मुबनी खुसूसी मुबाहिसा लम्हा फ़िक्र मुनक़िद किया जाता है। आज के लम्हा फ़िक्र में लीबिया पर इत्तेहादी अफ़वाज के हमले और अरब ममालिक पर इसके असरात पर बात करने हमारे साथ मौजूद है नसीम आरिफी, कंसल्टेंट एडिटर रोजनामा एतमाद, और अयूब अली खान, स्पेशल एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। मुलाहिज़ा फरमाइए लम्हा फ़िक्र। नाज़रीन, HMTV के खुसूसी खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे लीबिया पर अमेरिका के हमला और अरब ममालिक के मौजूदा हालात पर, और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नसीम आरिफी साहब, कंसल्टेंट एडिटर रोजनामा एतमाद, और दूसरे साथी हैं मीर अयूब अली खान साहब, स्पेशल एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। आप असहाब का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। आरिफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। बतलाइए कि अरब ममालिक में जो इनकलाब आया है, इसके असबाब क्या है? एकाएक जो इनकलाब आया है। नहीं, मौजूदा अरब सूरत हाल का अगर जायज़ा लेना है तो फिर हम समझता हूँ कि मैं पीछे की तरफ देखना पड़ेगा, माजी की तरफ, कि इस सिचुएशन क्यों डेवलप हुआ। हम देखते हैं कि पहली जंग अजीम के बाद जहाँ पे खिलाफत उस्मानिया के ढेर से जो नया जो नक्शा उभरा था, वो उसको यूरोपियन कंट्रीज़ ने जिस तरह तकसीम किया और वहाँ पे अवाम को उनकी फलाह बहबूद के सोचने के बारे में, या तो उनको इख्तियारात देने के जो मसाइल थे उसको हल करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि उनकी कोशिशें ये थी कि वहाँ पे एक ऐसा नक्शा खींचा जाए, हर एक को वहाँ पे अपने शाह को बिठा दिया जाए। तो उन्होंने वैसे ही बिठा दिया, और फिर उनका बुनियादी मकसद था कि वहाँ पे तेल तक रसाई हासिल किया जाए और फिर नहर सुइस पे कंट्रोल किया जाए, और उन लोगों ने वो हासिल किया। उसके बाद जब दूसरी जंग अजीम हुई, तो दूसरी जंग अजीम के बाद जो अब माली बोझ पड़ा यूरोप को, बिलखुसूस बरतानिया को जो माली बोझ पड़ा, तो उन्होंने उस नई दुनिया को जो उभरी थी उसकी क़यादत करने से पीछे हटना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को क़यादत दी जानी चाहिए। तो अमेरिका बेचैन था इस मामले में, अमेरिका उस क़यादत को कबूल किया, और उसके बाद जो नई दुनिया उभरी वो थी तो जिसको हम सर जंग का माहौल कहते हैं, कोल्ड वार जो शुरू की। तो कोल्ड वार के अंदर अमेरिका ने बहुत कुछ पॉलिसियाँ इख्तियार की, और उस दौरान जो नई नस्ल उभरी है और नई नस्ल के जो रुझानात पैदा हुए हैं, उस बारे में मैं समझता हूँ कि अयूब साहब, क्योंकि अयूब साहब बहुत कुछ थे वहाँ पे, देख चुके हैं, उनके हालात का बहुत सारे ममालिक का दौरा कर चुके हैं। मैं समझता हूँ नए हालात के बारे में अयूब साहब कुछ बता सकेंगे, मैं समझता हूँ। आरिफ साहब, मैं नए हालात के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं कुछ ये बोलना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि दूसरे जंग अजीम के बाद में, बल्कि पहली जंग अजीम के बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया कि किस तरीके से ये नई ममालिक, इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकल के सामने आए। तो अब अगर आप अरब दुनिया की तरफ देखें, अरब दुनिया में जुमला 22 ममालिक हैं जो अरब लीग के मेंबर्स हैं, जिसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो अपने आप को अरब कंट्रीज भी कहते हैं। इन लोगों का कॉमन फीचर ये है कि ये अरबी ज़बान बोलते हैं, और इसमें से ज़्यादातर इस्लाम के मानने वाले हैं, 90% के करीब इस्लाम के मानने वाले हैं कल्चरली। मगर हर मुल्क का जोग्राफियाई असर जो है वो उनके कल्चर्स पर है। और हम जब हिंदुस्तान में बैठते हैं तो अरब दुनिया को एक तरीके से देखा जाता है। आप अगर अमेरिका में हैं तो अमेरिका को, जब अमेरिका की नज़र से देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट है आपके लिए, मशरिक़ उस्ता जिसको कहते हैं आप। और जब आप हिंदुस्तान में हैं तो इसको वेस्ट एशिया की हिस्से से देखेंगे आप। वेस्ट एशिया, हमारे पास में एक डेस्क है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जिसको वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, यानी वाना के नाम से एक डेस्क है। अब और इसमें के अरब ममालिक में के कम से कम एक ग्रुप ऐसा है जिसको हम हिंदुस्तान में बैठकर, और हिंदुस्तान ये समझता है कि वो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, यानी फौरी नेबरहुड जो है उससे आगे का। उसमें कौन लोग हैं? ये 6 ममालिक हैं जो GCC कंट्रीज हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 मेंबरान हैं वो उसमें शामिल हैं, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, UAE एंड कतर।
یہ 6 ممالک ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ ایک گروپ بن جاتا ہے آپ کے پاس میں. ایک گروپ اور بنتا ہے مڈل ایسٹ کا, وہ ہے نارتھ افریقہ کا, جس میں نارتھ افریقہ میں آپ کے پاس میں الجیریا ہے, لیبیا ہے, ٹیونس ہے, اور آپ کے پاس میں موریٹانیا ہے. یہ 4 کا ایک گروپ بن گیا. ایک گروپ بیچ میں بنتا ہے آپ کے پاس میں, جو ایجپٹ, جارڈن, سیریا, فلسطین, یہ ایک ایسا گروپ بنتا ہے. جنرلی اسپیکنگ یہ اس طریقے سے. پھر آپ کے پاس میں ایک اور گروپ ہے جس کو آپ عرب پیننسولا, جزیرت العرب جس کو کہتے ہیں, اس میں یمن اور سعودی عربیہ شامل ہیں, کچھ حد تک عمان کا حصہ بھی شامل ہے. یہ جغرافیائی ان کی تقسیم ہے. یہ تقسیم کے بعد میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بحرین کی صورتحال مختلف ہے, لیبیا کی صورتحال مختلف ہے, ایجپٹ کی صورتحال مختلف ہے. یہ ایک عجیب و غریب تاریخ کا اتفاق ہے کہ یہاں جو ممالک موجود ہیں اس میں اچانک یہ جو انقلاب ہے پھوٹ پڑا ہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ہوموجنس گروپ ہے اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. میرا ایسا خیال ہے کہ یہ ہوموجنس گروپ نہیں ہے, یہ ایک تاریخ کا ایک عظیم اتفاق ہے, یہ کہ ایک کے بعد ایک کے بعد میں. پہلے شروع ہوتا ہے ٹیونس سے, بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو الجیریا میں جس قسم کا اسلامک ڈیموکریسی کے لیے جو اسلامک فورسز سامنے آئے تھے, آپ کو یاد ہے نا عارفی صاحب, کہ جس میں ہزاروں لوگوں کو مار ڈالا گیا, وہ بھی تو ایک انقلاب تھا, مگر اس کو کچل دیا گیا, ختم کر دیا گیا. آپ نارتھ افریقہ میں ہونے سے پہلے ایجپٹ کی طرف آئیے. آپ ایجپٹ, ٹیونس, نارتھ افریقہ میں پہلے ٹیونس جاتا ہے, اس کے بعد میں لیبیا کی باری ہے. اب لیبیا کے بارے میں بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام دنیا میں, یعنی عرب دنیا میں جو سب سے کامن فیکٹر ہے وہ ہے یوتھ فیکٹر. یہاں پہ نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 60%, 70% کے آس پاس ہے. اور یہ جو یوتھ ہے, یہ جو نوجوان ہیں, ان کے ایسپریشنز الگ ہیں, ان کے دنیا کو دیکھنے کا ڈھنگ الگ ہے, ان کو خود اپنے ممالک کو دیکھنے کا ڈھنگ الگ ہے. تو یہ جو لوگ ہیں, اور آج کی جو سوچ ہے ایک خاص حساب سے چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس میں ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کا ماڈل ہے. اس ماڈل کو حاصل کرنا ہر ایک ملک چاہتا ہے تقریباً. تو کیا وہ ماڈلز ان لوگوں کے لیے سوٹیبل ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے عارفی صاحب. اس سے پہلے میں ایک سوال یہ کروں گا عارفی صاحب کہ جو ہے جو حملے ہوئے ہیں, جو سینکشنز عائد کیے گئے اقوام متحدہ کی جانب سے, کہ کس حد تک منصفانہ ہے یہ؟ اسرائیل ایک زمانے سے فلسطین پر ظلم کرتا رہا ہے, یہ یہ نہیں آتا ان کی نظروں میں. پھر لیبیا پر جو ہوا ہے اس سلسلے میں کہ ان کی تحدیدات کس حد تک منصفانہ ہے؟ نہیں, وہ اسرائیل کا اور اس کا یہ اور عرب ممالک کا ایک جھگڑا ایک بالکل, یعنی عرب ممالک اور فلسطین اور اسرائیل کا جھگڑا ایک علیحدہ ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ لیبیا میں, خاص طور سے لیبیا میں, تو لیبیا کا حکمران جو معمر غذافی ہے وہ تو اپنے لوگوں کو مار رہا ہے, اس لیے سے ان لوگوں نے مداخلت کی ہو. لیکن مداخلت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جارحانہ مداخلت ہے, اور 1973 ہے جو قرارداد, سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے اس کی صریح خلاف ورزی ہے. اس کے اندر خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ شہریوں کو کا تحفظ نہ کیا جائے اور شہری آبادی کا تحفظ کیا جائے. لیکن پوری تاریخ ہے, آپ دیکھیں گے, آپ نے عراق کے اندر بھی جب نو فلائی زون کا جو قرارداد منظور کی تھی وہاں پہ بھی بمباری کی گئی, لیکن ہزاروں سویلین مرے. اور افغانستان میں وہی صورتحال ہوئی, یہیں پہ وہی صورتحال ہو رہی ہے. لیکن اب یہ جو لڑائی ہو رہی ہے لیبیا کے اندر, وہ کیا ایسو حکمران کے خلاف ہے یا پھر ایسو وہ قبائلی جھگڑے ہیں. لیکن اب جو نئی بات سامنے آ رہی ہے وہ قبائلی جھگڑے ہیں. مثال کے طور پہ اب بن غازی کے علاقے کے اندر ایک امریکی کمانڈر جو فوجی افسر ہے جو وہاں پہ گیا تھا, تو وہ اپنے کزنس کو دیکھ کے اتر گیا, اتر کے ان کے کزن کے ساتھ شامل ہو گیا. اور پھر وہ مختلف ایسے لوگ ہیں, کوئی پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سارے لوگ پروفیشنلز ہیں, لیکن وہ لوگ اپنے اپنے قبیلے سے متعلق ہے. اور یہ جو علاقہ ہے لیبیا, آپ کے تریپولی کا علاقہ ہے, وہ ایک علیحدہ قبیلے کا علاقہ ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ خانہ جنگی کی کیفیت ہو رہی ہے. اس کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مداخلت تو واجبی نہیں ہے. مداخلت کے مختلف چیزیں تو ان کو اپنانا چاہیے تھے. آپ ایسو خالی سینکشن چلے گئے, سینکشن کرے, یا آپ ایسو خود ان کے جو عرب لیگ ہے, عرب لیگ کے وقت کو بھیجنا چاہیے تھا.
और या जो उनके दोस्त ममालिक हैं जो हमारे मुअम्मर गद्दाफी से करीब है, जो असरअंदाज हो सकते थे, उनको भेजना चाहिए था। सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते, जो अगर खुरबत होती, अगर बातचीत होती तो मुमकिन हो कि सूरत हाल चेंज हो जाती थी, लेकिन वैसा अपनाया नहीं गया उस तरीकों को। दीगर अरब ममालिक में भी ये हालात पेश आ रहे हैं, फिर वहाँ पर अमेरिका या उसके हलीफ मुदाखलत क्यों नहीं करे, जिस तरह शाम है, यमन है, बहरीन है? इसमें ये जो बात है कॉम्प्लेक्स बात है, इसको अपनी मुख्तलिफ सतहों पर देखने की ज़रूरत है। लीबिया के बारे में मैं नसीम आरिफी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो मदाखलत है जारहाना है और दूसरे रास्तों को इस सिचुएशन को डील करने के लिए इस्तेमाल किए बगैर में वहाँ तक जो एक्सट्रीम स्टेप लिया गया है वो गैर मुनासिब है। और ये स्टेप ये जो हमला है, इसके काउंटर प्रोडक्टिव नताइज निकल सकते हैं, नफी मुस्बित नहीं बल्कि मनफी नताइज निकल सकते हैं इसके। तो लीबिया में जो इंटरवेंशन है, मेरा ऐसा मानना है कि दूसरे ममालिक में, फॉर इंस्टेंस आपके यमन में 40 दिन हो गए आज, और यमन में मुसलसिल इनकलाब बरपा है, मगर वहां पे किसी किस्म का इंटरवेंशन नहीं है। लीबिया पे ये इल्जाम नहीं था कि वो अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है या वेस्टर्न दुनिया के साथ में उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मगर लीबिया में पहले जाया जाता है। जबकि यमन के बारे में ये बार बार कहा जा रहा था कि अलकायदा के जो सरगर्म है और मफरूर जो कायदीन है वो वहां मौजूद हैं वगैरह वगैरह, मगर यमन के साथ में यह रवैया इस्तेमाल नहीं किया गया, और यह रवैया बहरीन के साथ में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये इंटरेस्ट जो हैं वो ये इसकी लीबिया के खिलाफ में लीबिया की अवाम की जो लहर उठी है इनकलाब की, इंसर्जेंसी की, उसका बहाना बनाकर लीबिया के साथ में नाइंसाफी की जा रही है। लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी इज वन ऑफ द वर्स्ट डिक्टेटर्स इन द कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कतई कोई शक नहीं है कि एक निहायत ही बदतरीन किस्म का डेस्पॉट है, लीडर है, टेरेंट है। उसका इस्लामी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका किसी दुनिया से ताल्लुक नहीं है, उसकी एक अपनी दुनिया है और उसको निकलना चाहिए। 40 साल तक एक इंसान को हुकूमत नहीं करनी चाहिए, यह तयशुदा बात है। उसके बावजूद जो रास्ते अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसको हटाने के लिए वो भी गैर मुनासिब है। अयूब साहब, ये जंग जो है कितने दिन चलने का अंदाजा है, कितने दिन चल सकती है? लीबिया किस हद तक मुदाफियत कर सकता है अपनी? जंग के बारे में हमेशा एक जो एलिमेंट जंग का है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि आप उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई बात कह नहीं सकते कि एक मरतबा शुरू हो जाए तो कौन सा रास्ता लेगी और किस करवट पलटेगी जंग। मैं समझता हूं कि अगर आप इत्तेहादियों की क़ुव्वत को अपने जहन में रखें तो ऐसा महसूस होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही दिन चल गई अभी तक, और इसको अभी तक नर्म कर देना चाहिए था लीबिया को, और लीबिया की जो सरकारी फौजें हैं उन लोगों को डिक्लेयर कर देना चाहिए था सरेंडर के, हाँ ये खत्म हो गई बात। मगर अब जो सूरत हाल है, ऐसा महसूस होता है कि ये जंग और चलेगी, क्योंकि लीबियन लीडर मुअम्मर गद्दाफी एक जिद्दी आदमी है। वो देखे उसके जहन में उसके अपने अवाम के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, एक्सट्रीम, ही इज अ मैड कैरेक्टर। जी, एक बात जो उभर रही है, मैं तो आपसे अयूब साहब से पूछना चाहता हूं कि ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है उसको आप किस सिनेरियो में देखते हैं? न्यूट्रल कंट्रीज, उनका रोल क्या रहेगा इसमें? न्यूट्रल कंट्रीज का रोल क्या होना चाहिए मुस्तकबिल में? न्यूट्रल कंट्रीज रहे ही नहीं। आपके अगर लीडिंग मेंबर्स अगर हैं, फ्रांस है, यूके है और अमेरिका है, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो कोई बात कर ले रहे हैं। और इसमें फ्रांस का बड़ा निहायत ही डेंजरस रोल है इस तमाम गेम में, क्योंकि फ्रांस जो है का ताल्लुक रहा है नॉर्थ अफ्रीका से। फ्रांस काबिज रहा है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया पे, और इटली पे काबिज था, आपके लीबिया पे काबिज था इटली, उसकी कॉलोनी थी, इटली की कॉलोनी थी। तो अब चूंकि इटली का पावर बिल्कुल खत्म हो गया है तो इटली इसमें कोई मेजर रोल कर रहा है। ये जो है तेल के ज़खायर और मादनी ज़खायर जो हैं, मिनरल डिपॉजिट्स जो है उन लोगों के पास में, उसके लिए ये लीबिया के ऊपर जो काम किया जा रहा है उसका पूरा के पूरा टेक्सचर बदल गया। मैं ये समझता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज, मगरबी ममालिक ने
वहां के अवाम की मदद करने की बजाय उनको नुकसान पहुंचाया है उनकी तहरीक को, और ये तहरीक और भी दूसरे ममालिक में बड़ी आसानी से जा सकती थी, मगर इससे एक किस्म का धक्का पहुंचा है। आने वाले दिनों में अरब ममालिक के पास क्या लाए अमल रहेगा आरिफ साहब? नहीं, अभी तो कुछ बताया नहीं जा सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज सिचुएशन है इस वक्त अरब ममालिक का। जी जी अरब ममालिक का पूरा कंफ्यूज सिचुएशन है, अभी बता नहीं सकते हैं, जी क्योंकि अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे रेफरेंडम हुआ है इजिप्ट में, लेकिन वहाँ पे रेफरेंडम परफेक्ट नहीं था जी, और कई एक और तहदीदात वहाँ पे हैं, और जो नौजवान है वो नहीं है, मुत्तफिक नहीं है तहदीदात के लिए। तो अब इस सूरत हाल में ट्यूनिस में भी वही सिचुएशन है, तो इस बारे में कुछ बता नहीं सकते, और यहाँ पे अनसेटल सिचुएशन है। अनसेटल सिचुएशन में अब उस वक्त ही आप कोई बात की जाती है जबकि तो ये लड़ाई जो थम जाए, और ये जो ये यूरोपियन कंट्रीज की और अमेरिका की जो बमबारी है वो खत्म हो जाए, और उस वक्त ही आप कोई नई बात सुन सकते हैं। ये जो लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई खत्म होने के बाद में लीबिया का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वहां की आवाम आजाद रहेगी या अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक के दबाव में रहेगी? मैं ऐसा समझता हूं कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत मुमकिन है इराक से और अफगानिस्तान से सबक हासिल कर चुके हैं ये लोग, और ये फौजें वहां पे ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। एक मर्तबा लीबिया की फौजी ताकत, सरकारी फौजी ताकत अगर खत्म हो जाती है तो इनके रहने का वहां पे जवाज नहीं रहता कोई। अगर ये जो बागी हैं, बागी अफवाज अगर वहां पे कब्जा कर लेती हैं तो आपके वेस्टर्न फौजों के वहां पे रहने का कोई जवाज नहीं रहता, क्योंकि वो खुद अपने मामला ऐसा जवाज तो इराक में भी नहीं था उनको, अफगानिस्तान में भी नहीं था। जिस मकसद के लिए ये लोग वहां गए थे वो मकसद हासिल नहीं कर पाए, फिर उसके बावजूद भी उनकी अफवाज वहां पर मौजूद है। इराक के पास में इन लोगों ने एक जवाज पैदा किया था, अगर आपको याद होगा, जी जी, कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हासिल मालूम तो नहीं किए, मगर एक जवाज पैदा करके गए। जी और यहाँ पे जो जवाज अभी तक भी सामने लाया गया है वो यही है कि सिर्फ गद्दाफी को हटाना है, जी, और कोई इनके पास में कोई और आर्गुमेंट लोग नहीं दे रहे हैं कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लाकर वापस जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। अभी तक कोई ऐसा बयान कम से कम मेरी नजर से नहीं किया। आरिफ साहब आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो है लीबिया को खास तौर से अपन लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पूरी वो है, उसको ये होल सिचुएशन को देख लेंगे, और आप उसको अगर अलग अगर आइसोलेट करके देखेंगे तो ये दूसरे भी ममालिक वैसी हैं, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों। मैं समझता हूँ कि डिफरेंट नहीं है, एक ही है। सबसे पहले अमेरिका की पॉलिसी क्या है, यूरोपियन कंट्रीज की क्या पॉलिसी है, वो चाहते क्या है, उनका माइंड क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ उनका माइंड क्लियर ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अब इसको कमांड है तो सीधे आपके नाटो के हवाले दिए, और नाटो के जो ममालिक है वो सब तेल के ताजिर हैं, सब वो लोग बमबारी करेंगे, तबाही मचाएंगे वो लोग। अरब ममालिक के पास तेल जैसा अहम हथियार रहने के बावजूद भी ये लोग अपने दिफा जो है क्यों नहीं, डिफेंस मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे साहब? डिफेंस मजबूत करने के लिए सबसे जो अहम जरूरत है वो है अवामी हुकूमतों की, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को हुकूमत करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि यहाँ के तमाम ममालिक में जीसीसी कंट्रीज को ले लीजिए, बादशाहत की एक शक्ल मौजूद है। जॉर्डन चले जाइए, बादशाहत की एक शक्ल मौजूद है। मोरक्को चले जाइए, या तो बादशाह या तो शाहियत है या फिर आमिरियत है। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब साहब, नसीम आरिफ साहब। तो हम ये समझते हैं कि अगर अरब ममालिक को दिफाई तौर पर मुस्तहकम होना है तो जमहूरियत का आगाज होना पड़ेगा, जमहूरियत अच्छे अंदाज में चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये था इस हफ्ते का लम्हा फिक्र। आइंदा हफ्ते एक और मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर। अब्दुल हमीद शौकत और HM TV की टीम को दें इजाजत।